हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग इन आर9। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सेकंड सेशन ऑफ मैराथन। इस सेशन में हम ऑलमोस्ट बुक को कवर कर लेंगे और जो मेजर पोर्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर लेंगे। After that, we will focus on our test series and other things. Alright? So, without wasting time, now let's start the session. आज के सेशन में हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो मींस बिजनेस सिनेरियो कैसा रहा, या गवर्नमेंट ने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तो सबसे पहले हम देखते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप को या बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए या उसके रेशियो को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे स्कीम लॉन्च किए या कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जो डिफरेंट वेज में पीपल्स को हेल्प करता है टू मेक अ बिजनेस, टू डू अ बिजनेस इजीली एंड टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तब हम एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो के प्रोग्राम की बात करते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम आता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसका मेन मोटिव क्या था, टू मेक अ इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। मेन मोटिव क्या था मेक इन इंडिया प्रोग्राम का, टू मेक अ इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और वर्ल्ड मैप में एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कराना। मींस वर्ल्ड मैप में इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह क्रिएट करना। ऑलराइट, अब अगर कंट्री मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगी तो उसको बहुत सारे फायदे हैं, लाइक फॉरेन कंट्रीज उसके साथ बिजनेस करेंगी, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं बाहर की, वो इंडिया में टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट करेंगे। और अगर कंट्री में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो मेजरली जिन प्रोडक्ट्स का हम इंपोर्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को हम इजीली हमारी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। फर्स्ट प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सेकंड वन इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का मीन्स क्या था कि टू प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन्स, scheduled caste and scheduled tribes and to involve in a entrepreneurship। इन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप मींस बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, स्टैंड अप इंडिया, जिसे इन्हें इजीली कम कोलेट्रल सिक्योरिटीज पे इन्हें इजीली लोन प्रोवाइड हो, अप टू अमाउंट बिटवीन एन अमाउंट 10 लाख टू 100 लाख। स्टैंड अप इंडिया में ऐसे वुमेन्स, ऐसे लोग, उन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान लॉन्च किया जो रिमोट एरियाज से हैं, रूरल एरियाज से हैं या लेस डेवलप एरियाज से हैं। तो इन लोगों के बीच, अमंग दीज पीपल, टू इंक्रीज द बिजनेस, इन लोगों के बीच में बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए या इन लोगों के बीच में बिजनेस को एक मार्केट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, स्टैंड अप इंडिया। ऑलराइट, थर्ड वन इज स्टार्टअप। अब स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप का डायरेक्टली कनेक्शन है टुवर्ड्स द इनोवेशंस। हम एक कंपनी को हम स्टार्टअप तभी कंसिडर करते हैं तब वो किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करिए या कोई नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करिए। अगर कोई कंपनी किसी पुराने ही प्रोडक्ट को मार्केट में ला रही है तो वो एज अ स्टार्टअप ट्रीट नहीं होता है, या किसी एडमिक्सचर या किसी जो दो नॉन प्रोडक्ट्स हैं उनका एडमिक्सचर ला रही है तो वो भी स्टार्टअप क्रिएट नहीं हो रहा। तो स्टार्टअप का डायरेक्टली लिंक किससे हुआ, टुवर्ड्स द इनोवेशन। फोर्थ वन इज स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में कुछ ऐसे स्कीम्स लॉन्च की जो पब्लिक के बीच में, जो पीपल्स के बीच में उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप कर रहे थे। ऑलराइट, अब हम इनको डिटेल में, एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स पे अटेंशन।
Government initiative to foster. Foster means support. Support entrepreneurship. Initiatives taken by the government to strengthen the entrepreneurship in India are as under. First one is Make in India. Make in India to facilitate foreign investment. इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू इंक्रीज इनोवेशन, टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या था? टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, employment generation, enhance skill, support innovation, and build best class in manufacturing. मेक इन इंडिया प्रोग्राम का बेसिक मोटिव क्या था? टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनहांस स्किल, सपोर्ट इनोवेशन एंड टू बिल्ड इंडिया बेस्ट क्लास इन मैन्युफैक्चरिंग. अगर सिंपली हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस लिए लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस रीजन से लॉन्च किया था? टू मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब. ऑलराइट, नाउ business from across the globe, not merely the Americas, consider Make in India as a breakthrough policy of New India. The Make in India program was launched in September 2014. September 2014 में Make in India program launch हुआ. As a national program, the Make in India initiative is aimed at transforming India into a global manufacturing hub and contained a raft of proposals to attract investment from both local as well as foreign corporate houses in 25 key areas. It has identified important point. Exam point of view से कि Make in India program कब launch हुआ था? Answer is September 2014. Alright, Make in India program कब launch हुआ था? September 2014. मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टू मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ लोकल एज वेल फॉरेन इन्वेस्टर्स. ऑलराइट, और 25 किन एरियाज पे कॉन्सेंट्रेट किया था? 25 की एरियाज. और वो 25 की एरियाज क्या क्या थे जिसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम का फोकस था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसका उनके मेन एरियाज क्या क्या थे जिसमें वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे थे फ्रॉम द लोकल एज वेल एज फॉरेन. ऑलराइट, ध्यान से देखेंगे. ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल्स, IT, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, aviation, leather, tourism, hospitality, wellness, railways, इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कुछ ऐसे एरियाज थे जिन पर गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोग्राम का डायरेक्ट फोकस था कि इन एरियाज में हमें डेवलपमेंट करना है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हें देख सकते हैं. मे बी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन एरियाज में से कौन से ऐसे एरियाज है जिन पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का डायरेक्ट फोकस नहीं था. ऑलराइट, नाउ with this scheme the government increased the FDI limit in various industries to attract foreign investment and participation. Alright, it has established an investor facilitation center to assist foreigner business, locate partners and sites while a slew of
measures have been initiated for domestic companies, which were revealed after Modi government unveiled the Stand Up India initiative in its Independence Day address in 2015. मेक इन इंडिया प्रोग्राम समझ में आया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था और फॉरेनर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना था, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है कि सितंबर 14 2014 में लॉन्च हुआ था. 25 मेन की एरियाज थे. किसने लॉन्च किया था? मिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ऑलराइट, सेकंड वन इज स्टैंड अप इंडिया. The Stand Up India aims at promoting entrepreneurship among women, scheduled caste and tribes. The scheme is encouraged by the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Government of India. Important point है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम किन के लिए लॉन्च हुआ था. ध्यान से याद रखेंगे, वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये वो लोग हुए, अगर हम पहले की बात करें, इंडिया में वुमेन्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है ना, उन्हें हाई गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रहे थे. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वुमेन्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसे लोग जो लेस डेवलप एरियाज में, रिमोट एरियाज में या रूरल एरियाज में, इन लोगों के बीच में बिजनेस सिनेरियो को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया, स्टैंड अप इंडिया. ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. Department of Financial Services under Ministry of Finance, Government of India. All right, यहाँ तक याद हुआ? Now comes to the next point. अब हमने देखा कि ये स्टैंड अप इंडिया क्या कर रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज का एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है अमंग द वुमेन्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. अब उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है. मीन्स कि अगर हम देखें, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम लोन प्रोवाइड करा रहा है बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख. अब उस लोन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किन लोगों को ये लोन प्रोवाइड होगा. तो चलिए उसको ध्यान से देखते हैं एक बार. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अबव 18 ईयर्स. ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है. लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, लाइक एन एग्जांपल से समझते हैं. लाइक एन एग्जांपल कि कोई वैकेंट लैंड है, कोई वैकेंट लैंड है, उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं, उस पे न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं या तो हम, या न्यू प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं. तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या हुआ कि कंप्लीटली हम एक न्यू प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं. ऑलराइट, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ये स्कीम लॉन किस लिए प्रोवाइड करा रही है? ओनली फॉर द greenfield projects. All right, in case of non-individual enterprises, 51% of the shareholding and controlling stake should be held by scheduled caste or women entrepreneurs. या तो कोई पर्सन लोन ले रहा है, वो पर्सन कौन है? या तो वुमेन है, ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है. ऑलराइट, और अगर कोई नॉन कॉर्प या कोई कॉर्पोरेट बॉडीज इस स्कीम के अंडर लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि जो 51% होल्डिंग होगी, 51% होल्डिंग होगी, वो या तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के स्टेक में हो. वुमेन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के कंट्रोल में हो. ठीक है, बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट. जो बोरोवर है, जो लोन ले रहा है, वो किसी डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए. हमने 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे. फर्स्ट वन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 18. ठीक है. सेकेंड वन, लोन किसके लिए अवेलेबल है? ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. थर्ड वन, अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है तो उससे 51% स्टेक किसके पास होगा? वुमेन एंटरप्रेन्योर, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स. अब बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट. बोरोवर किसी डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए कि हमने उस पर्सन ने किसी पहले बैंक से लोन कर रखा है, उसके रीपेमेंट में डिफॉल्ट है. ऑलराइट, नाउ कम्स टू द लोन डिटेल कि हम लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स. नेचर ऑफ लोन, कंपोजिट लोन मीन्स टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल. एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वर्किंग कैपिटल भी बिटवीन टू 10 लाख अप टू 100 लाख. 10 लाख से 100 लाख के बीच का. ऑलराइट,
पर्पस ऑफ लोन फॉर सेटिंग न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर। न्यू एंटरप्राइज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी कोई कंपनी रन हो रही है उसके लिए नहीं, हम कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या तो मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में या फिर सर्विसेज में। साइज ऑफ लोन, composite loan of 75%, project costs including term loan and working capital। 75% जो लोन का अमाउंट होगा वो किसका होगा? टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पे बैंक प्रोवाइड करा रही है रेट, जिस रेट पे बैंक प्रोवाइड करा रही है लोन, उसी रेट पे अवेलेबल होगा। सिक्योरिटी, loan may be secured by the collateral or credit guarantee of credit guarantee fund schemes, credit guarantee of fund scheme for stand up India। ठीक है, नेचर ऑफ लोन में हमने क्या देखा? 10 लाख से 100 लाख। पर्पस क्या है? न्यू एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करना। साइज ऑफ लोन 75%, कंपोजिट लोन, ऑलराइट। इंटरेस्ट रेट जो बैंक प्रोवाइड करा रहे हैं, और सिक्योरिटी सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल सिक्योरिटी। The loan is repayable in 7 years with a maximum moratorium period of 18 months। 7 years में लोन repayable होना चाहिए। एंड moratorium period क्या होता है कि सपोज कोई हमने टाइम प्रेस्क्राइब किया 7 years में, अगर ये लोन का अमाउंट 7 years में repayable नहीं होता, कोई पर्सन, कोई वुमेन है, कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उसने लोन लिया 50 लाख का, ठीक है, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया, 50 लाख का उसे लोन मिला। अगर उसने उस लोन को 7 सालों में पे नहीं किया तो उसे मैक्सिमम 18 महीने का टाइम और मिल सकता है। मॉरिटोरियम पीरियड का मीन समझ में कि हमने टाइम को एक्सटेंड किया। ऑलराइट। वर्किंग कैपिटल, फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 lakh, the same may be sanctioned by way of overdraft, rupee debit card to be issued for convenience of the borrower, borrowing capital, working capital limit above 10 lakh to be sanctioned by cash credit limit। अगर 10 लाख तक की वर्किंग कैपिटल को विड्रॉ कराना है तो कैसे हो सकता है? बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। और अगर 10 लाख से एक्सीड है, 10 लाख से अमाउंट एक्सीड है वर्किंग कैपिटल का, जो विड्रॉ कराना है तो वो कैसे होगा? कैश क्रेडिट स्कीम, कैश क्रेडिट लिमिट से। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का मीन्स क्या होता है? हमने क्या बोला कि स्टार्टअप का डायरेक्टली कनेक्शन किससे? इनोवेशन से। ये ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी नहीं है, कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया का मीन, स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू इंक्रीज द एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट and wealth creation। The goal of Startup India is the development and innovation of products, services, increasing the employment rate in India। Benefits of startup scheme is simplification of work, finance support, government tenders, networking opportunities। Startup India was launched, now important point ध्यान देना, Startup India was launched by Mr. Prime Minister Shri Narendra Modi on 16th January 2016। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन वाज द स्टार्टअप इंडिया लॉन्च एंड बाय whom? सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑन 16th January 2016। स्टार्टअप इंडिया का मीन, स्टार्टअप का मीन समझ में आया कि टू प्रमोट द इनोवेशन एंड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ऑलराइट, वेल्थ क्रिएट होगा। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया, बिजनेस तो और भी सेटअप्स हो रहे थे, तो मेनली गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करके क्या बिजनेस सिनेरियो में क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करा है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स। क्या होता है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे हुआ कि मोस्ट ऑफ द, अगर कोई पर्सन कुछ इनोवेटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो वो अपने जो उसने प्रोड्यूस किया उसको पेटेंट लेता है, उसका पेटेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। पेटेंट एक्ट क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
जिस पर्सन ने उसे इंट्रोड्यूस किया, सपोज आपने कोई चीज प्रोडक्ट को कोई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस किया, अब आप चाहते हैं कि आपकी परमिशन के बिना इसे कोई और यूज ना करे, तो आप उसे रजिस्टर्ड कराते हैं अंडर द पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट। ऑलराइट, ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, पर अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझ में आया। पेटेंट होता है कि हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, हम टेक्नोलॉजी के एग्जांपल समझते हैं कि हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, तो उससे हम चाहते हैं कि हमारी परमिशन के बिना कोई उससे यूज ना करे, तो उससे हमने रजिस्टर्ड कराया। ऑलराइट, अब उस पेटेंट एप्लीकेशन, जो पेटेंट रजिस्टर्ड कराना, उसके लिए एप्लीकेशन के लिए एक फीस रिक्वायर्ड होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि जो स्टार्टअप्स हैं मेनली पेटेंट बेस्ड होते हैं, मींस इनोवेटिव कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो फीस की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट ने उसे विदाउट फी स्टार्टअप्स को अवेलेबल करवाया। ऐसे पर्सन को अवेलेबल कराया जो इन राइट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। उन्हें गवर्नमेंट फीस तो पे कर रही है, लेकिन पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। स्टार्टअप्स को उन्हें पे नहीं कर रहा, उन्हें पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्लियर। सेकंड वन आता है इनकम टैक्स बेनिफिट्स। अब आते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि 5 इयर्स तक जो स्टार्टअप्स प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस पे उन्हें टैक्स प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा। और भी बेनिफिट्स है, लाइक अगर कोई पर्सन अपना कैपिटल गेन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस पे जो कैपिटल गेन पे टैक्स अराइज होता है वो उसे पे में नहीं करना पड़ेगा। अब कैपिटल गेन क्या होता है कि सपोज किसी पर्सन ने एक प्रॉपर्टी सेल की, 40 लाख की उसने प्रॉपर्टी ली थी और उसने 60 लाख की प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो 20 लाख का जो अमाउंट हुआ, दैट इज कैपिटल गेन। ऑलराइट, अगर इसी 20 लाख के अमाउंट को अगर कोई पर्सन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, तो उस पर जो टैक्स अराइज हुआ था 20 लाख पे, वो उसे पे नहीं करना पड़ेगा। 5 इयर्स तक जब स्टार्टअप्स अपने टैक्स को प्रॉफिट को जनरेट करें, उस पर उन्हें टैक्स नहीं पे करना। नाउ कम्स टू द रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ कम्स टू द रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स। ऐसा देखो, रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों को लगता है कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल करवाया, जिसपे इजीली भी इजी एक्सेसिबल एक साइट प्रोवाइड करी, जिसमें इजीली within 24 hours you can make your startups. Now next one is government tenders. गवर्नमेंट टेंडर्स क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट टेंडर्स इशू करते हैं कि आप सपोज इस बिल्डिंग को क्रिएट करना है, गवर्नमेंट ने टेंडर इशू कर दिया। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो उसके लिए बिडिंग करेंगे। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस होता है कि उस बिड में से बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करके जिसको जो सुटेबल होता है गवर्नमेंट उसे टेंडर के लिए देता है। अब गवर्नमेंट टेंडर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो पर्सन एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए कि वो इसी लाइन में, इसी एरिया में वर्क करता। स्टार्टअप के लिए ये बाउंडेशन भी हटाई गई कि उनका एक्सपीरियंस उनके एक प्रायर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई स्टार्टअप है वो गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड वन, लास्ट वन, यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स अपॉर्चुनिटी के बनाने के लिए ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट टू स्टार्टअप फेस्ट एनुअली कंडक्ट करेगा, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज पे इसमें क्या होता है कि बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स है वो इकट्ठे होते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन होता है, या डिफरेंट कंट्रीज में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या हमारी कंट्री के रिक्वायरमेंट,
इन सबका डिस्कशन होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि एवरी ईयर 2 फेस्ट विल बी कंडक्टेड, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। नाउ important question. Registration of startups can be done only in following types of companies: partnership firm, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको स्टार्टअप को, पहले स्टार्टअप क्या होता है, एक कंपनी की तरह फॉर्म होता है, उसके बाद एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इससे आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, इससे आपको रजिस्टर्ड होना होता है। अगर आप स्टार्टअप, अपने आप को स्टार्टअप की तरह कंसिडर कराना चाहते हैं, तो आपकी जो एंटिटी है वो किन फॉर्म में होनी चाहिए? पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी इन 3 फॉर्म में, तो आप अपने आप को स्टार्टअप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है, तो आप स्टार्टअप कंसिडर नहीं हो सकते। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया? मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्ट अप इंडिया, एंड थर्ड वन इज स्टार्टअप इंडिया। नाउ कम्स टू स्किल इंडिया, जिसमें अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि टू इंक्रीज द स्किल डेवलपमेंट अमंग्स द पीपल। National Skill Development Corporation is a non-profit public limited company registered under Section 8 of Companies Act 2013. NSDC, National Skill Development Corporation क्या है? एक non-profit organization है, registered है under Section 8 of the Companies Act 2013. NSDC was set up by the Ministry of Finance as a public-private partnership model. The Government of India through Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. ये पॉइंट कंसिडर, हम उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करें जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री का नाम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स 49% share capital of NSDC, while the 51% is in the private sector. ये कैसे establish हुआ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मीन्स जो गवर्नमेंट स्टेक है वो 49% है, और जो 51% स्टेक है वो प्राइवेट स्टेक। यहाँ तक समझ में आया? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया। इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों थी? इसे क्यों इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है, या अगर इसके लिए गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव्स क्यों लिए? द entrepreneurs are considered as a change agents in the process of industrial, economic and development of economy. एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहा जाता है? एज ए चेंज एजेंट्स। अब इन्हें चेंज एजेंट्स की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है? कि सपोज देखो, अगर हम पहले की बात करें तो पहले कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, ऐसे टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अगर बिजनेस नहीं होता और इनोवेशन, उन टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट नहीं होता, तो आज हम इतनी जो इजी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। लाइक एन एग्जांपल ले हम सेलफोन का। पहले के टाइम में क्या था कि लेटर भेज रहे हैं, उसमें इट टेक्स अ टाइम। अगर आज हमें किसी चीज से किसी से बात करनी है, तो हम इजीली सेलफोन का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एंटरप्रेन्योर्स को क्या कहा जाता है? चेंज एजेंट्स इन द इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द प्रीमियम मोबाइल रोल that entrepreneurs playing in promoting industrial and economic development of economy as well is well depicted across the countries. In a sense, entrepreneurs are the spark plugs who transform the economic sense of economy. The developed countries have more entrepreneurial developments as compared to underdevelopment countries. अब the need for the entrepreneurs, अब जो एंटरप्रेन्योर्स की नीड थी इंडिया में, उन्हीं कुछ पॉइंट के थ्रू समझते हैं।
Entrepreneurs promote capital formation by mobilizing the ideal saving of the people. कैपिटल फॉर्मेशन हमने पहले भी समझा हुआ है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है. जो इनोसेंट हाउस होल्ड सेवर्स हैं वो अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, उसे एक इफेक्टिवली एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना जिससे एंटरप्रेन्योर्स को भी बेनिफिट्स हो रहा है और पीपल को भी बेनिफिट्स हो रहा है. तो एंटरप्रेन्योर्स क्या कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को कर रहे हैं बाय मोबिलाइजिंग आइडियल सेविंग. फर्स्ट पॉइंट याद करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन by mobilizing ideal saving of the peoples. They create immediate and large scale employment. अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं. तो जैसे जैसे कंट्री में बिजनेस डेवलप होगा, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी, बिजनेस हाउसेस एस्टैब्लिश होंगे, तो वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा. Third one is the promote balanced regional development by establish small scale enterprises in rural, remote and less developed regions. ये less developed region, remote areas, rural areas में establish small scale industries establish करके economic के development को balance करते हैं. All right. They help reduce the concentration of economic power. They promote the equitable redistribution of wealth, income and even political power in the interest of the country. क्या प्रमोट कर रहे हैं, इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन, किस किस का, वेल्थ का, इनकम का एंड पॉलिटिकल पावर्स का. फर्स्ट वन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग आइडियल सेविंग, ठीक है. सेकंड वन लार्ज इंक्रीज लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट. ऑलराइट. थर्ड वन रीजनल डेवलपमेंट, मेंटेन रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन less remote or rural areas. All right. Reduce the economic power, concentration of economic power, equitable redistribution of wealth, income and even political powers. All right. They encourage effective resource mobilization of capital and skill. Effective resource mobilization of capital and skill. All right. यहाँ तक समझ में आया. Now moves to the next point. By establishing industries, induce backward and forward linkage, which stimulate the process of economic development in country. Backward areas में industries establish करके उन्हें economic development में involve किया. Last but no means the least, they promote countries' export business. और last but not least, they promote the country's export business. All right, यहाँ तक समझ में आया होगा और आई होप यहाँ तक याद भी हुआ होगा. नाउ कम टू द बोटलनेकनेस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ. ये एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में कैसे क्या क्या कमी हुई या ऐसे क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरल स्टैंडर्ड्स सेट किए थे कंट्री अभी तक उन स्टैंडर्ड्स तक मैच नहीं कर पाई. फर्स्ट वन, इन पॉइंट्स को हम इजीली सिर्फ समझेंगे, याद करेंगे. insufficient time management. किसी पर्सन का अगर कोई वेल टाइम मैनेज नहीं होगा तो वो किसी फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है. सेकेंड वन इज लैक ऑफ मनी. अगर किसी पर्सन के पास फंड ही नहीं है तो उससे क्या होगा, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा. अगर हम प्रेजेंट डाटा की बात करें कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन number of startups are wind up. जो स्टार्टअप्स थे वो उनका बिजनेस बंद हुआ because of lack of funding. Third one is too much noise, lack of small or non-existing network and growing too much too soon. फर्स्ट वन हमने क्या देखा, insufficient time management. Second one, lack of funding. Third one is too much too noise. Fourth one is a small networking area and fifth one is growing too much too soon. Alright, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया. Now moves to the next chapter. The next chapter is business environment. हमने अब तक देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो कैसा रहा. Now comes to the business environment.
कि कैसे इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे चेंजेस बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो मेनली 5 ऐसे फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है जो मेनली बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ऐसे 5 फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और कैसे कैसे इफेक्ट होता है, अब इस चीज को आगे डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है कि बिजनेस कैसे कंडक्ट हो रहा है, कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनली उनके सप्लायर्स सॉरी उनके कस्टमर्स या उनका जो स्टाफ है वो कैसे वर्किंग करता है, उनका रिलेशन कैसा है। तब बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इंटर रिलेटेड और म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं भी है। पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को कंसिडर करेंगे। ये डेफिनेशन एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जा सकती है, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कैट डेविस, business environment is the aggregate of all conditions, events and influence that surround and affect it. Business environment क्या है? It's aggregate of all conditions and events. Country में या अराउंडिंग सराउंडिंग्स जो भी इवेंट्स हो रहे हैं या कोई भी कंडीशन अराइज हो रही है, सपोज कोई स्टेट है वहां पे फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, ठीक है, तो वहां का बिजनेस अफेक्ट होगा, या कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है उन चीजों से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ? इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इवेंट्स एंड कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड्स एंड अफेक्टेड। और इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है? जो उसके सराउंडिंग्स में हो रहा है और उनसे अफेक्ट भी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू केट डेविस डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग to this, what is the definition of business environment? So according to Kate Duffus, business environment is aggregate of all events and conditions that influence, surrounds, and are affected. All right, now according to Andrews, the environment of a company as a pattern of all external influences that affects its life and development. According to Andrews, the environment of the company as a pattern of all external influence, जो externally जो भी changes आ रहे हैं उससे वो influence हो रहा है एंड वो क्या affect कर रहा है उसकी लाइफ को एंड डेवलपमेंट को। सपोज कोई टेक्सटाइल कंपनी है, कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर कल ही मार्केट में फैशन चेंज होता है या फैशन ट्रेंड चेंज होता है तो अगर जो मार्केट उस कंपनी का स्टॉक था वो इफेक्ट होगा, उसे इमीडिएट न्यू फैशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू एंड्रूज, द एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी एज अ पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट। तब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इट इज ए डायनामिक मींस चेंजेबल एंड अनसर्टेन। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आने वाली सिचुएशन में, आने वाले नेक्स्ट फ्यू मिनट्स या नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होगा। सडनली कोई पॉलिटिकल चेंज होता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट को डिस्टर्ब करता है, उसको इफेक्ट करता है। कंडीशन में कंट्री में कोई भी कंडीशन अराइज होती है, जैसे हम बात करें पैंडेमिक की, कोरोना के टाइम पे जो कंडीशन अराइज हुई उससे बिजनेस अफेक्ट हुए, काफी बिजनेस बंद भी हुए। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं की फीचर्स को, कि बिजनेस के फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है? अनसर्टेन एंड डायनामिक। द मेन फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं
like an example, technology, social, economic, legal, पॉलिटिकल। ये 5 मेन फैक्टर है जो एक्सटर्नल फोर्सेस में इंक्लूड होते हैं या बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी, सपोज कोई आईटी कंपनी है, अगर मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो, और अगर वो कंपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को फॉलो करती आ रही है, तो ऑब्वियस बात है उस कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी मार्केट को इफेक्ट कर रही है, बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। सोशली एक परसेप्शन क्रिएट होता है अमंग द पीपल्स। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके लोगों के बीच में एक ऑलरेडी परसेप्शन क्रिएट है कि ये अच्छा नहीं है, क्या सोशली कोई ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, वो भी मार्केट को, बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं कंट्री में, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको इफेक्ट कर रहा है। लीगल चेंजेस, गवर्नमेंट ने कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल करा दिए, उन्हें इमीडिएट कंपाइल करना है, तो वो बिजनेस अफेक्ट कर रहा है। और पॉलिटिकल, हम खासकर देखते हैं कि जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो गवर्नमेंट लोन बांटना स्टार्ट करता है, तो वो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस समझ में आए। सेकंड वन, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। Business environment includes specific forces such as investors, customers, competitors, and suppliers. Non-human or general resources, social, legal, technological, political, which affects the business indirectly. अब इन्वेस्टर्स, अगर कोई फंड, सप्लाई ऑफ फंड ही नहीं आ रहा है उनके पास, तो वो बिजनेस नहीं कर सकते। कस्टमर्स की, सेकंड वन कस्टमर, अगर कस्टमर्स की डिमांड को या हम कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है। कॉम्पिटिटर, अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे कम कॉस्ट पे और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, देन आल्सो अफेक्ट्स आवर बिजनेस। ऑलराइट, एंड सप्लायर, अगर सप्लायर रॉ मटेरियल के कॉस्ट्स को हाई कर देता है, प्राइसेस को हाई कर देता है, तो हमारे अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो कस्टमर हमें स्विच करेंगे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इंटर रिलेशन, जैसा मैं अपनी एग्जांपल लिया कि सप्लायर ने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड हाई रेट पे किया, तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ी और हमारे कस्टमर, तो दे ऑल फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। ऑलराइट, अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस, हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस अराइज होने वाले। नेक्स्ट वन इज डायनामिक। डायनामिक मीन्स फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू फैशन, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंजेस। सडन चेंजेस आते रहते हैं, चेंज होता रहता है। ऑलराइट, तो हमने देखा ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकेंड वन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, third one is interrelation, fourth one is uncertainty, and fifth one is dynamic. Complex, next one is complex. हर एक कंपनी के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो चेंजेस होते हैं वो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग इफेक्ट करते हैं। लाइक एन एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स रेट में चेंजेस किए हैं या कुछ प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया कि इस अमाउंट तक, इस टर्नओवर तक इस कंपनी को टैक्स पे नहीं करना और इस कंपनी को करना है, तो जो कंपनी उस क्राइटेरिया में आ रही है उसके लिए बेनिफिट है, और अगर कोई कंपनी उस क्राइटेरिया में नहीं आ रही तो वो उसके लिए बेनिफिट नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या किसी के लिए पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं या किसी को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। सेकेंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होता है? जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट कंपनीज में अलग अलग तरीके से होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो कस्टमर के माइंड में परसेप्शन क्रिएट होता है या उस कंपनी को लेके जो इमेज क्रिएट होती है वो भी डिफरेंटली वर्क करती है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया फीचर्स। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, types of environment, political environment, legal factors. Political environment means suppose कोई कांग्रेस गवर्नमेंट है और मोदी गवर्नमेंट,
बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा रखे थे, अब सडनली गवर्नमेंट चेंज होती है, तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो उन रिलैक्सेशन को अवॉइड कर रही है, उन रिलैक्सेशन को हटा रही है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, तो उनकी पॉलिसीज में भी चेंजेस, तो वो कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। लीगल फैक्टर्स लाइक अगेन लाइक दिस एग्जांपल, कुछ गवर्नमेंट चेंजेस है तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं डिफरेंट, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन सभी को हमने डिस्कस किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हमने डिस्कस कर लिया, आप लोग इसे इजीली रीड कीजिएगा, ये वही बातें जो हमने डिस्कस की। नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ease of doing business index by World Bank of India, World Bank for India, ease of doing business। ease of doing business क्या होता है कि बिजनेस को इजीली कंडक्ट किया जा सके, उसके लिए इंडेक्स कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक, उसके लिए इंडेक्स कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक। तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इशू किया, उसे ध्यान से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019, रिपोर्ट का नेम पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। India has recorded a jump of 23 position against its rank of 100 in 2017 to be placed now at 77 among 190 countries by the World Bank. According to the World Bank latest Doing Business Report 2019, according to Doing Business Report 2019, इंडिया ने एक लॉन्ग जंप लिया, जो 100 रैंक्स पे था, इंडिया जो 100 रैंक पे था उसने 23 रैंक्स का लॉन्ग जंप लिया एंड नाउ कम्स टू द रैंक ऑफ 77 in 2017 out of the 190 countries. India's leap of 23 rank in the ease of doing business is ranking significantly considering last year India had improved its rank by 30 places, a rare feat for any large and diverse country. India ने 77th rank पे आया by long jump of 23 rank in 2017. India has improved its rank by 53 positions in last 2 years and 65 position in last 4 years. The Doing Business Assessment provides measures of business regulations and their performance across 190 economies on 10 parameters affecting business through its life cycle. जो डूइंग बिजनेस असेसमेंट से ये क्या करा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर करना बिजनेस रेगुलेशंस को और एनफोर्समेंट को अमंग द 190 कंट्रीज। ऑलराइट, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस टू फ्रंटियर। किन बेसिस पे करता है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर। डूइंग बिजनेस असेसमेंट अपनी रिपोर्ट किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है, किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है, डिस्टेंस टू फ्रंटियर, a score that show the gap of an economy to the global best practices. This India distance to frontier score improved 67.23 from 60 to 76. Alright, India has improved its rank 6 out of 10 indicators and moved closer to international best practices on 7 out of 10 indicators. India's rank improved 181 in 2017 and 52 in 2018. As an improvement of 129 in a single year in relation to construction permits and trading. इन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे ध्यान से समझते हैं। ये इंडिया की परफॉर्मेंस की रैंक है, इसे एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना, मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन परफॉर्मेंस। World Bank has recognized India one of the top improvers
Second consecutive years for India have recognized one of the top improvers. India is first. Brazil, Russia, India, China, South Africa. Brazil, Russia, India, China, and South Africa and South Asian countries to be recognized as the top improvers. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन कंट्रीज को टॉप इम्प्रूवर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया बाय द वर्ल्ड बैंक. India has recorded the highest improvement in 2 years by any large country since 2011. The doing business assessment by improving its rank 53 positions. All right, clear? Moves to the next point. As a result of continued performance, India is now placed at the first position among South Asian countries as against 6th in 2014. India की continuous performance के according जो country 6th rank पे थी in 2014, now it's on the first position. All right. अब आते हैं indicator wise highlights of Indian performance. Construction permits क्या होता है? कंस्ट्रक्शन परमिट्स मींस कि अगर हमें कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कुछ हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए हमें गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन परमिट लेना होता है. अब प्रोसीजर रिड्यूस्ड 37 to 20 in Mumbai and 24 to 16 in Delhi. हम इस सिर्फ डाटा को कंसिडर करेंगे. टाइम रिड्यूस 28.5 to 99 days in Mumbai and from 157 to 91 in Delhi. Building Quality Control Index improved 12 to 14 in Mumbai and 11 to 14 in Delhi. Cost of obtaining construction permit reduced 23.2% to 5.4%. DTF score, distance to frontier score improved 38.80 to 73.81. Trading cross borders. ट्रेडिंग एक्सपोर्ट बॉर्डर का मीन क्या होता है कि इस कंट्री से इस स्टेट से इस स्टेट में हमें जाने में जो चेंजिंग हो रही है टाइम्स में दैट कंसिडर अंडर ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर. स्टार्टिंग बिजनेस के लिए क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए. पहले फिजिकल फॉर्म होते सबमिट होते थे, अब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल किए. कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने एक कंबाइंड फॉर्म इशू किया, स्पाइस specified form for incorporation of companies electronically. उस फॉर्म के अंडर आप पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर एंड देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. ऑलरेडी अगर इस फॉर्म के साथ साथ आप इन चीजों के लिए भी एक सिंगल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल कराए. नेक्स्ट वन इज असेस टू क्रेडिट. असेस टू क्रेडिट क्या होता है कि इजीली आपको लोन या फंड प्रोवाइड हो सके. असेस टू इलेक्ट्रिसिटी, जिन इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां पे उन इंडस्ट्रीज के लिए इजीली इलेक्ट्रिसिटी उन्हें असेस हो सके. द 8 indicators in India has improved its rank over last 4 years. कंस्ट्रक्शन परमिट्स में 2014 में 184, नाउ 52. गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी 137, 24. ये एग्जाम में जरूर एक बार नजर से निकाल लेना, मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता. हम कोई स्कोप नहीं छोड़ेंगे, जहां से भी पूछा जाएगा हमें आएगा आंसर. तो हम इन्हें बस एक रैंक को, एक डाटा को सिंपली थोड़ा सा कंसिडर कर लेंगे. Now, move to the next topic. Ease of doing business index by department for promotion of industries and internal trade for states. पहले जो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स था वो वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था फॉर इंडिया.
अब जो इंडिया में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, वो इशू कर रहा है फॉर द स्टेट्स. ऑलराइट. वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस असेसमेंट released the doing business report 2019 on 31st October 2018. India ranked 77 among 190 countries assessed by doing business team. India has lapped 23 ranks over its rank 100 in 2018. The indicator-wise rank of India in World Bank Doing Business Report, ये सब वही पॉइंट्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम्स टू द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस. गवर्नमेंट ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ परफॉर्मर्स को, कुछ प्रोसीजर में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी एलिमिनेटेड. जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, उसे एलिमिनेट किया गया. इंट्रोड्यूस किया गया एक सिंगल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर इंकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. ऑलराइट. By merging 5 different applications, name reservation, companies incorporation, direct identification number, permanent account number, and tax deduction and collection account number. Agile form introduce किया गया for application to goods and service tax identification number. Alright. कई परफॉर्मर्स को सिंप्लीफाई किया गया to get easily registered. नाउ कम्स, ये सब वही पॉइंट्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. आप इन्हें इजीली रीड कीजिएगा, इतने ज्यादा टफ नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. बिजनेस रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट, जो बिजनेस रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने जो बिजनेस रिफॉर्म्स लॉन्च किए थे या कुछ बिजनेस रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे, तो उनका implementation by the state and the union territories. The department spearheaded a dynamic reform exercise that commercial 2014 to rank all the state and union territories in the country based on implementation of designated reform parameters. डिपार्टमेंट ने, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के लिए बेनिफिट में थे फॉर डेवलपिंग द बिजनेस. द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट बाय स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स, क्रिएटिंग एन इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट बाय कटिंग डाउन रेड टेप. एम क्या था इस एक्सरसाइज का? टू क्रिएट अ कंड्यूसिव बिजनेस बाय स्ट्रीमलाइनिंग. इन्वेस्टर्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक स्मूथली फ्रेंडली लिंक क्रिएट करना, और जो करप्शन था या जो फ्रॉड होते थे उनको एलिमिनेट करना. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड also developed an online portal which can be accessed, wherein all the reforms implemented are accessible for public viewing. The portal also gives dynamic ranking which update as and when any of the reform points are recognized and approved. Department for Promotion of Industries and Internal Trade ने एक ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल कराया जो पब्लिक को जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ले रही है उनकी कंप्लीट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, और उस डाटा को भी मेंशन कर रहा है कि किस डेट पे कौन सा रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था और किस डेट पे उस रिफॉर्म को अप्रूव किया गया. ऑलराइट. In 2017, the reform exercise was updated to 372 action points with additions introduced such as central inspection system, trade license, registration under legal methodology, and registration of partnership firms and societies. 2017 में रिफॉर्म्स हुई, जो एक्सरसाइज थे उन्हें 372 एक्शंस में कन्वर्ट, जो एक्शन पॉइंट्स थे उनके एडिशन किया गया, कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की गई लाइक सेंट्रल इंस्पेक्शन सेक्टर सिस्टम,
ट्रेड, सॉरी, ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी क्या होता है? जो वेट एंड मेजर्स, जो शॉप्स में वेट एंड मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, उसके लिए एक एक्ट है लीगल मेट्रोलॉजी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोसाइटी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। Initiatives taken by Department for Promotion of Industries and Internal Trade. Nationwide workshop was held on 29 July 2017. Like workshop held on 29 July 2017 to discuss the relevance and importance of implementing reforms. The all-day conference witnessed an active involvement of 100 participants from 26 states and union territories. Second one, unique hand-holding method was introduced where leading states were partnered with laggard states. West Bengal merits a special mention for its efforts for conducting a 3-day workshop for Nagaland. जो हाईली डेवलप्ड स्टेट से उन्हें कंबाइन किया गया लेस डेवलप्ड स्टेट से। वेस्ट बंगाल को बेस्ट मेरिट्स वेस्ट सॉरी वेस्ट बंगाल को मेरिट किया गया, स्पेशल मेंशन गया कि उसने एक 3-day वर्कशॉप कंडक्ट किया गया फॉर द नागालैंड। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। 8 workshops were conducted along with the World Bank to address queries posted by states, union territories in Tripura, Punjab, Haryana, Daman and Diu, Dadar Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Island, Goa and Karnataka. 8 workshops conducted हुए with the World Bank to posted queries, जो queries थी states की उन्हें posted करने के लिए। Alright, to handle all northeastern states, video conferences were arranged. The assessment of states, union territories under Business Reform Action Plans 2017-18 was released jointly by Department for Promotion of Industries and Internal Trade and World Bank on 10th July 2018. ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने सेकेंड चैप्टर अगर आज के सेशन की तरफ से बात करें, सेकेंड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंड चैप्टर हमने पहले चैप्टर देखा एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, सेकेंड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट था हमने कंसीडर कर लिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर इज की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी विंग्स हैं या ऐसे कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं गवर्नमेंट के, जिनके थ्रू गवर्नमेंट स्मूथ वर्किंग करती है या कंट्री के डेवलपमेंट को मेंटेन करती है। सो नाउ फर्स्ट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन इज नीति आयोग। नीति आयोग का मेन, नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मीन्स इंडिया को कन्वर्ट करना है, इंडिया को बदलना है। कैसे? इकोनॉमिकली एंड सोशली। नीति आयोग का मेन फंक्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेम करना। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ थिंक टैंक।
थिंक टैंक, इसे क्या कहते हैं? थिंक टैंक। गवर्नमेंट के लिए इसे कैसे कहते हैं? थिंक टैंक। अब थिंक टैंक क्यों कहते हैं? कि गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है, रिकमेंड करता है कि इस सेक्टर में हमें इस डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, या इस सेक्टर के लिए हमें इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक वर्किंग पॉलिसी करता है कि टू मेक द पॉलिसीज, and to maintain the regular development in all sectors। और सारे सभी सेक्टर्स में रेगुलर डेवलपमेंट के लिए, रेगुलर डेवलपमेंट का हो, और किसी सेक्टर में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को कंसिडर करना, गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए एडवाइस करना, रिकमेंड करना, ये सब किसके वर्किंग है? नीति आयोग की। अगर हम इससे पहले की बात करें, नीति आयोग से पहले की, देयर वाज अ प्लानिंग कमीशन। इसका मेन फंक्शन क्या था? To provide, to make the policies, to make the plans, 5 year policy, 5 year plan prepare करना, और गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स को और मिनिस्ट्रीज को फंड अलोकेट करना। पर प्लानिंग कमीशन इतने इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था, इसके लिए नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया। इसने वर्किंग कब स्टार्ट की? 1 जनवरी 2015। अब हम नीति आयोग की बात करते हैं कि गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि किस सेक्टर में किस डेवलपमेंट होना चाहिए। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है बाय सोशली एंड इकोनॉमिकली। तब नीति आयोग की बात करते हैं तो हम इसे दो हब्स में डिवाइड करते हैं। टीम हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम हब का मेन वर्क क्या होता है? टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। टीम हब का क्या होता है? टू वर्क एज अ टीम, एक टीम की तरह वर्क करना। नीति आयोग का मेन फंक्शन क्या होता है? टू मेक द नेशनल डेवलपमेंट। और अगर हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन, एक अच्छा लिंक क्रिएट करके रखना होता है। उसका रीजन है, हमने कई बार देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। कई बार ऐसे कंडीशंस होती है कि सेंट्रल पे किसी और की गवर्नमेंट है, और स्टेट लेवल पे किसी और की गवर्नमेंट है, तो उस टाइम पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज अराइज हो जाते हैं। तो नीति आयोग का फंक्शन क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जिससे हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर सके। अगर स्टेट लेवल पे किसी डेवलपमेंट की या फंड की रिक्वायरमेंट है तो सेंट्रल उसे इजीली प्रोवाइड कराए, और अगर सेंट्रल लेवल पे हम डेवलपमेंट की बात करें तो स्टेट उसे एक्सेप्ट करे। ऑलराइट, knowledge and innovation hub to make India more effective। इंडिया को और इफेक्टिव बनाना, इंडिया में फर्दर डेवलपमेंट्स करना। तो नीति आयोग को हमने दो टर्म्स में बाइफरकेट किया, टीम हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम वर्क हब का मेन वर्क क्या था? टू वर्क एज अ टीम मींस टू मेक कोऑर्डिनेशन between central government and state government। All right. Second, knowledge and innovation hub to make India more effective। All right. यहां तक समझ में आया? Now comes to the key features कि नीति आयोग के मेन फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है। नीति आयोग's entire gamut of activities can be divided into 4 main heads: design, policy and program framework। पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम फ्रेम करना, पॉलिसी फ्रेम करना, प्रोग्राम लॉन्च करना,
गवर्नमेंट को एडवाइस करना. फोस्टर कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फोस्टर मीन्स सपोर्ट. Same point, suppose foster cooperative federalism means to make coordination between the state government and the central government. Monitoring and evaluation. जो प्लान हमने स्टैब्लिश, जो पॉलिसी हमने फ्रेम की है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करना, इवैल्यूएशन करना कि जो हमने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रखे थे उस इम्प्लीमेंटेशन, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो वो अपने स्टैंडर्ड से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसे टाइमली मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना. थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो नीति आयोग के डिफरेंट 4 मेन हेड्स क्या थे? डिजाइन पॉलिसी एंड program frameworks, foster cooperative federalism, monitor and evaluation, think tank and knowledge and innovation hub. अगर हम नीति आयोग के फंक्शंस की बात करें तो these also are the same. अगर हम नीति आयोग के वर्टिकल्स की बात करें, नीति आयोग किन किन सेक्टर में वर्क करता है, तो हम देखें एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट. अगर हम इन सब फैक्टर्स को, इन सब सेक्टर्स को देखें तो ये नेशनल डेवलपमेंट की बात करता है कि सब चीजों में एक साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एलोकेशन ऑफ फंड्स हो बिटवीन द मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट, उनके अकॉर्डिंग उन्हें एलोकेशन हो फंड का. ऑलराइट, नाउ कम्स टू द 7, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करना बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड टू इंश्योर गुड हेल्थ. एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस कंट्री के सिटीजन्स हाईली एजुकेटेड हो, हाईली भी नहीं, मतलब बेसिक एजुकेशन तो सबके पास हो और उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो. अगर किसी पर्सन की हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो वो किसी वर्क पे कैसे फोकस करेगा? ये बात तो सिंपल सी है. ठीक है, तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, बाय ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कि ह्यूमंस को बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड टू इंश्योर गुड हेल्थ. ऑलराइट, इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 रोल मॉडल स्टेट्स को कंसिडर किया, 3 रोल मॉडल स्टेट्स स्टैब्लिश किए. फर्स्ट वन इज झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा. झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा विद द नॉलेज पार्टनर्स, विद द नॉलेज पार्टनर्स. नॉलेज पार्टनर के साथ इन्होंने 3 रोल मॉडल स्टेट्स स्टैब्लिश किए, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. रोल मॉडल स्टेट्स कौन कौन हुए? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. ठीक है, उसके साथ नॉलेज पार्टनर कौन से थे? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पॉपुलर कंसल्टेंसी ग्रुप आउट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलर कंसल्टेंसी ग्रुप है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप. एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसको पढ़ने को, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. एंड सेकंड नॉलेज पार्टनर फ्रॉम इंडिया, पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल लीडरशिप. 2 नॉलेज पार्टनर, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप एंड सेकंड वन इज पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप. ऑलराइट, क्लियर? Now comes to the second key institution, Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs. अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मेनली फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन करवाना कंपनीज एक्ट का. ये गवर्नमेंट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये गवर्नमेंट की ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कई एक्ट्स, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए अपना रोल प्ले करती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन करती है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो एक्ट प्रोवाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंपनीज. द कंपनीज एक्ट 1956 अर्लियर एनैक्टमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018 एंड अदर एलाइड एक्ट्स लाइक कॉम्पिटिशन कमीशन, कॉम्पिटिशन एक्ट. अब गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किस किस का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है? कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किन किन का हुआ? कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008,
and other allied acts. Now, the ministry is also responsible for administering the Competition Act 2002. Competition Act 2002 का मेन वर्क क्या होता है? To prevent and sustain the competition in the market. ऐसे कंपटीशन से कि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन हो, मैलाफाइड प्रैक्टिसेस ना हो, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे. ऑलराइट, तब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन किनका कर रही है? कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपटीशन एक्ट 2002. ऑलराइट, also supervise the three professional bodies. Indian Institute of Company Secretaries of India, ICSI. Indian Institute of Chartered Accountant of India. Indian Institute of Cost Accountants of India. इन थ्री प्रोफेशनल बॉडीज का सुपरविजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost Accountants of India. इन थ्री प्रोफेशनल बॉडीज का सुपरविजन. जब सुपरविजन कैसे कि जो प्रोफेशनल्स है, जो बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है, ये जो प्रोफेशनल्स है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपनी गुड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, या किसी फ्रॉड में यही तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इन चीजों का रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कराना और इन लोगों पे सुपरवाइज करना. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ थ्री मेनली ऑफिसेज है. जो थ्री ऑफिसेज है वो इससे अफिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से थ्री ऑफिसेज आर अफिलेटेड. Serious Fraud Investigation Office. The government is in the backdrop of major failure of non-banking financial institution, phenomenon of vanishing company, plantation companies, and recent stock market scam had decided to set up a Serious Fraud Investigation Office, a multidisciplinary organization to investigate corporate frauds. The organization has been established and it started functioning since 1st October 2003. Serious Fraud Investigation Office. इस ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया. उसका पीछे मेन रीजन क्या था? टू इन्वेस्टिगेट द कॉर्पोरेट फ्रॉड्स. हमने देखा सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ स्कैम्स हुए, कुछ घपलेबाजी हुई, कुछ फ्रॉड हुए. वैनिशिंग कंपनी, कोई वैनिशिंग कंपनी तो सेटअप नहीं करके बैठा है. वैनिशिंग कंपनी मींस क्या होता है? वैनिश का मीन क्या होता है? कि गायब. कि ऐसी कंपनीज ना तो उनके डायरेक्टर्स का हमें पता है, ना उनके प्रमोटर्स का पता है, बस एक नाम के लिए कंपनी है, लेकिन ना तो उसका डायरेक्टर्स है ना उसके प्रमोटर्स है. तो कुछ ऐसे फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बॉडी सेटअप की गई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. इसने वर्किंग कब स्टार्ट की? 1st October 2003. Next one is Competition Commission of India. The Competition Commission of India was established under the Competition Act 2002 for the administration, implementation and enforcement of the Act and was duly constituted in March 2009. The following are the objectives: to prevent practices having adverse effect on competition. ऐसी practices को prevent करना कि जो adverse effect ला रही है. देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी मार्केट में, या अगर हम स्टडीज की बात है, एक हेल्थी कंपटीशन होता है ना, वो उस चीज को ग्रोथ में लेके जाता है. लेकिन अगर वहीं उस कंपटीशन में आगे जाने के लिए हम कुछ गलत प्रैक्टिसेस को अप्लाई करें, तो वो हमारे लिए फ्रॉड होता है. वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती हैं. गवर्नमेंट ने इन्हीं रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन एस्टैब्लिश किया. अब कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा है? ऐसी एक्टिविटीज को, ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर रहा है जिनका एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे, ऑन कंपटीशन.
तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यहां तक समझ में आया। सेकंड, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, प्रमोट करना कंपटीशन को। अब कंपटीशन का मीन समझो, जैसे कोई दो शॉप्स हैं, बिल्कुल साइड टू साइड दो शॉप्स हैं, अगर एक शॉप में एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट को 10 रुपीज में सेल कर रहा है, 10 रुपीज में सेल कर रहा है, और सेकंड जो दूसरा शॉपकीपर है वही उस प्रोडक्ट को 9 रुपीज में सेल करता है, और उसकी क्वालिटीज भी बहुत अच्छी है, तो ये है गुड प्रैक्टिसेस, ये है गुड प्रैक्टिसेस टू मेक कंपटीशन। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट, वही जो फर्स्ट शॉपकीपर था जो 10 रुपीज में उसे सेल कर रहा था, वो सेकंड शॉपकीपर के प्रोडक्ट्स में कुछ मिस्टेक करे, या अपने प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा ऑफर लिखा, ऐसे ऑफर रख दे कि जो कस्टमर्स है वो उसे स्विच करें, तो ये है रॉन्ग प्रैक्टिसेस। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन मार्केट, इसी प्रैक्टिसेस को रोकना और कंपटीशन को प्रमोट करना। ऑलराइट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि हम अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग, अपनी विलनेस के अकॉर्डिंग मार्केट में बिजनेस कर सके। ऑलराइट, थर्ड वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन क्या हुआ, जो एक्ट्स प्रोवाइडेड है, जो एक्ट्स जिन एक्ट्स की अनेक्टमेंट हुई है उनके लिए उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उन चीजों को सुपरवाइज करना। ऑलराइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमने क्या देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किन किन एक्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, Competition Act 2002, Companies Act 2013, Limited Liability Partnership Act 2008, और also supervise the three professional bodies: ICSI, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost Accountants of India, और 3 affiliated ऑफिस कौन कौन से है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, Competition Commission, and Indian Institute of Corporate Affairs. Alright, clear? Now moves to the next one. Securities and Exchange Board of India is a statutory regulatory body. Is a statutory regulatory body. इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, विद द ट्रस्ट entrusted to the responsibility to regulate the capital market. इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया on 12th April 1992. On 12th April 1992, with a head office in Mumbai, a 4 regional office in Delhi, Chennai, Kolkata, and Ahmedabad. Securities and Exchange Board of India, established on 12th April 1992 as a statutory regulatory body entrusted with the responsibility to regulate the Indian capital market, having a head office in Mumbai with the 4 regional offices in Delhi, Chennai, Kolkata and Ahmedabad. अब इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के पीछे का मेन रीजन समझो। इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसका रीजन क्या था कि जो इनोसेंट सेवर्स हैं, जो हाउस होल्ड सेवर्स हैं, उनके साथ ऐसा ना हो कि कोई भी कंपनी आए, वो मार्केट से फंड रेज करे और सीधा डायरेक्टली उस फंड को कलेक्ट करे और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ फ्रॉड कमिट करे। ऑलराइट, ऐसा ना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, उसके लिए जो पार्लियामेंट में एक एक्ट एनेक्टेड किया गया, एक एक्ट को पास किया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992।
उसके अंडर एक बॉडी को रेगुलेटरी बॉडी को स्टैब्लिश किया गया ऑन 12 अप्रैल 1992, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिससे वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर सके, लॉज प्रोवाइड करा सके, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करा सके, और इन्वेस्टर्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट बॉडीज जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा सके। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ सेबी। Issuers of security means corporate bodies, companies, ऐसे कॉर्पोरेट बॉडीज, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्हें फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो फंड कलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट इशू करेंगे सिक्योरिटी। सो दैट्स व्हाई इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। थ्री पार्टिसिपेंट्स इन द इंडियन कैपिटल मार्केट, फर्स्ट वन इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, सेकंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, उनके साथ कोई फ्रॉड कमिट ना हो, उनके लिए रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर, रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, सब ब्रोकर, एजेंट्स, ये क्या हुए? इंटरमीडिएटरीज, जो कैपिटल मार्केट में बॉडीज और इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो फंक्शंस में हमने समझा, इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, एंड in the market intermediaries. All right, now next, अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ सेबी। पावर्स ऑफ सेबी, क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मीन क्या होता है कि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, वो जुडिशियल जजमेंट भी पास करती है अगर कोई पर्सन या कॉर्पोरेट बॉडीज उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंपाइल नहीं कर रहे हैं उनके साथ, तो ये क्या करेगा? हियरिंग्स अरेंज करेगा, हियरिंग्स कंडक्ट करेगा मीन्स सामने वाली पार्टी को भी अपने फेवर में कहने के लिए उसको चांस मिलेगा। तो हियरिंग कंडक्ट करेगा और अगर उसे लगता है कि इस पर्सन ने फ्रॉड कमिट किया है या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपाइल है तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल जजमेंट पास करेगा। तो पावर्स ऑफ सेबी में हमने पहले क्या देखा? क्वासी जुडिशियल, कि वो एक जुडिशियल बॉडी की तरह उसके लिए हियरिंग कंडक्ट कर सकता है और उसके पर्सन के अगेंस्ट जुडिशियल जजमेंट पास कर सकता है। सेकेंड वन इज क्वासी लेजिस्लेटिव। क्वासी लेजिस्लेटिव का मीन्स क्या हुआ कि एक्ट में बॉडी को ये पावर्स प्रोवाइडेड हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करा सकता है फॉर द बॉडीज, लिस्टेड बॉडीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करा सकता है, लाइक सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इसका मीन क्या होता है कि कंपनी लिस्ट हो जाती है तब कंपनी की सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती हैं तो उन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती है, उनका इमीडिएट रिजल्ट उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, तो बहुत सारी कंप्लायंसेस है जो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। तो क्वासी लेजिस्लेटिव का मीन क्या हुआ कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर सकते फॉर द लिस्टेड कंपनीज। थर्ड वन इज क्वासी एग्जीक्यूटिव sorry, SEBI is authorized to file a case against a person who violates, means breach the rules and regulation. Quasi executive, as a executive body, अगर किसी पर्सन ने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच किया है, वायलेट किया है, तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब SEBI कंप्लेन कहाँ फाइल करता है? इन सेट सिक्योरिटीज appellate tribunal, सिक्योरिटीज appellate tribunal। अगर सेबी कंप्लेन फाइल कर रहा है तो कहां करेगा? सिक्योरिटीज appellate tribunal। सेबी क्लियर हुआ?
हमने देखा सेबी के पावर्स में, सॉरी सेबी के फंक्शंस में क्या क्या देखा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ investor and traders, mark financial intermediaries and issuer of securities. ठीक है, पावर्स में हमने क्या क्या देखा, क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, the Reserve Bank of India. Sorry. The Reserve Bank of India. Central Bank of India. Central Bank of India. The Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 according to the provision of Reserve Bank of India 1934. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, मीन्स अगर हम देखें इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ट्रीटेड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. कंट्री के सेंट्रल बैंक की तरफ से ट्रीट किया जाता है. इसे फंक्शन कब स्टार्ट की थी, ऑन 1st अप्रैल 1935. और कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. अब अगर हम रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक कई फंक्शंस प्ले करता है, कई रोल प्ले करता है. जैसे बहुत ध्यान समझना, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान सुनना. गवर्नमेंट्स बैंक, अगर गवर्नमेंट को कुछ टेंडर इशू करना है या कुछ सिक्योरिटीज इशू करनी है तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ, गवर्नमेंट्स बैंक. सेकंड वन इज टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी. टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्री में मेंटेन करना मीन मार्केट में कितने फंड्स की कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, कितने मनी को प्रिंट किया जाना चाहिए, या इस लेवल पे मनी प्रिंट होने पर मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे होगा. तो सेकंड वन इज टू मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी. थर्ड वन टू इश्यू द करेंसी एंड टू मेंटेन द करेंसी. करेंसी नोट्स है उन्हें इशू करने का और उन्हें मेंटेन करने का राइट किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑलराइट, नाउ Reserve Bank of India having 27 regional branches. The central office of the Reserve Bank of India was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in 1937. The central office is where the governor sits and where policies are formulated. Central office क्या होता है, जहाँ पे गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो उनकी सेटिंग होती है और पॉलिसी फ्रेम करती है. अगर प्रेजेंट डाटा की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, मिस्टर शांति कांता दास. ऑलराइट, तो ओरिजिनली privately owned since nationalization in 1949, Reserve Bank is fully owned by the Government of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले 1935 में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे वर्किंग कर रहा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. लेकिन इन 1949 आफ्टर द इंडिपेंडेंस द होल स्टेक इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ और उसका कंट्रोल कंप्लीटली कंट्रोल किसके हैंड में गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. The preamble of the Reserve Bank of India describes the basic function of the Reserve Bank as to regulate the issue of banknotes and keeping of reserves with the view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. To have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintains price stability while keeping in mind the objective of growth. Which means preamble क्या होता है, ऑब्जेक्ट. हर एक एक्ट का preamble होता है कि उस एक्ट को क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के preamble में क्या लिखा गया है, क्या ऑब्जेक्ट है, टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी, टू मेंटेन द मनी, टू ऑपरेट द करेंसी, जिससे एक
स्मूथ लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इजीली कंट्री की वर्किंग भी हो। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वन, मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन कौन कर रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे इंडिया का उसे रेगुलेट और सुपरवाइज कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन पॉलिसीज के अंडर जो हम फॉरेन से बिजनेस करते हैं वहां से फॉरेन करेंसी आती है तो उसे मैनेज करना, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इश्यू ऑफ करेंसी हमने डिस्कस किया। डेवलपमेंटल रोल, ये भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। किस बैंक से किसने पे किस मतलब से देखिए हम एग्जांपल में कि मार्केट में कितना फंड ऑफ मनी, कितना फ्लो ऑफ मनी आना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? अगर उसे ऐसा लगता है कि मार्केट में ज्यादा मनी आ गया तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा बैंक के लिए, और अगर बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट में से ऑब्वियस बात है पैसा कहाँ पे आएगा? वापस बैंक के पास। समझ में आया? Related functions, banker to the government, bankers to the bank, and other significant facts. Twenty-seven regional offices, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India. ये कुछ fully on subsidiaries है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिनका रिजर्व बैंक का जिन पर पूरा कंट्रोल है। 6 training establishments, 3 namely RBI Academy, College of Agriculture, Banking and Reserve Banking of India Staff College are part of the Reserve Bank. All right, यहाँ तक क्लियर हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने समझा। Now comes to the next one. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है इंडियन कंट्री में, इंडिया कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत सारे रोल्स एक ही टाइम पे प्ले करता है, बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या होता है? देखो, अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने कोई फ्रॉड कमिट किया, उसके लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट है। अगर उस अमाउंट तक किसी कॉर्पोरेट बॉडी ने एक फ्रॉड कमिट किया तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं या कोई रिलेटेड पार्टी है, कंसर्न रिलेटेड पार्टी है, वो उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप मीन्स कंपनी को बंद करना। अगर कोई कंपनी फ्रॉड कमिट करती है अप टू अ सर्टेन अमाउंट, कुछ अमाउंट स्पेसिफाई है, कुछ क्राइटेरिया प्रोवाइडेड है, और उस अमाउंट तक वो फ्रॉड कमिट करती है तो उसके क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर और अदर रिलेटेड कंसर्न पार्टी उसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं कंप्लेन फॉर द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी टू द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। The Insolvency Bankruptcy Board of India was established on 1st October 2016 under the Insolvency Bankruptcy Code 2016. It is a key pillar of ecosystem responsible for implementation of code that consolidate and amends the law relating to reorganizations and insolvency resolution of corporate person, partnership firms, and individual in a time-bound manner for maximization of value of assets of such person to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all stakeholders.
इसे कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। इसका मेन फंक्शन क्या है कि सबके इंटरेस्ट में ऐसे इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रिलायबिलिटी बनाए रखना अमंग द इन्वेस्टर्स, और अगर कोई फ्रॉड कमिट करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम्स टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। National Company Law Tribunal. The central government has constituted National Company Law Tribunal under Section 408 of the Companies Act 2013 on 1st June 2016. 1st June 2016 में National Company Law establish हुआ under Section 408 of the Companies Act. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट, उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के अगेंस्ट, रजिस्ट्रार के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो वो कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। In the first phase of the Ministry of Corporate Affairs have been set up 11 branches. One principal branch at New Delhi, 10 branches at New Delhi, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Kolkata and Mumbai. These branches will be headed by the president and 16 judicial members and 9 technical members at different locations. स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कितने बैंक स्टैब्लिश किए? 11 बेंचेस। जो प्रिंसिपल बेंच था वो कहाँ था? न्यू दिल्ली। और जो 10 बेंचेस थे वो डिफरेंट एरियाज में थे, लाइक न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। ठीक है, अब ये बेंचेस हेडेड कौन करता था? इनके लिए जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, मींस जो पर्संस होते हैं उन्हें वो इसे प्रेसिडेंट करते हैं। कुछ जजेस होते हैं और कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट करके एक बेंच क्रिएट की जाती है, उसमें से एक पर्सन को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, तो उसे हेड कौन करेगा? प्रेसिडेंट एंड 16 जुडिशियल मेंबर एंड 9 टेक्निकल मेंबर्स। ऑलराइट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द आउटकम ऑफ द Iradi committee. National Company Law Tribunal was intended to be introduced in the Indian legal system in 2002 under the framework of the Companies Act 1956. However, due to litigation with respect to constitution validity of NCLT, which went for over 10 years, therefore it was notified under the Companies Act 2013. It is a quasi-judicial authority. ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। किसका आउटकम है? किसे रिकमेंड किया था? इराडी कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था, उसके आउटकम से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आया। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं कंपनीज एक्ट का, उसमें कुछ सिविल मैटर्स होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का फंक्शन किसका हुआ? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर Section 408 of the Companies Act 2013 on 1st June 2016. All right, clear? Now move to the next one. Next point. Now comes to the major function of NCLT. Registration करना companies का, transfer of shares, कई बार कंपनी में किसी पर्सन ने कुछ शेयर्स परचेज करे, वो अपने बेनिफिशियरीज को ट्रांसफर करना है या अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफर करना है, तो उन्हें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का फंक्शन किसका हुआ? एनसीएलटी का। रजिस्ट्रेशन करना है कंपनी का। रजिस्ट्रेशन का मीन प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन मीन अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ मैटर्स अराइज हुआ, कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो उस मैटर को सॉल्व करना, नॉट पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन होता है by the registrar of companies, registration of companies का मीन क्या हुआ? अगर रजिस्ट्रेशन को लेके कुछ डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उसे सॉल्व करना। ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कई बार ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो उन इश्यूज को सॉल्व करना।
तो फर्स्ट वन फंक्शन में हमने क्या देखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, थर्ड वन इज डिपॉजिट्स, फोर्थ वन इज पावर टू इन्वेस्टिगेट। अगर किसी कंपनी में कोई फ्रॉड कमिट हो रहा है और कंपनी एनसीएलटी में कोई कंप्लेंट फाइल हुई है या उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो उसे पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रीजिंग असेट्स ऑफ द कंपनी। फ्रीजिंग असेट्स ऑफ द कंपनी का मीन क्या होता है कि उनके जो असेट्स हैं जिन पे हमें डाउट क्रिएट है, एनसीएलटी को डाउट क्रिएट है, उन्हें फ्रीज करना कि आप इसे यूज नहीं कर सकते पर्टिकुलर दिस टाइम, इस टाइम तक आप इसे यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, फ्रीजिंग असेट्स ऑफ द कंपनी का मीन क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर असेट्स को फ्रीज कर देना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जिस टाइम तक इस इन्वेस्टिगेशन को, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप इस असेट को यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, second one is transfer of share, third one is deposit, fourth one is investigation of companies, investigate power to investigate, fifth one is freezing of assets, sixth one converting a public limited company in a private limited company। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एनसीएलटी के पास क्यों जाना पड़ रहा है? देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आप लोगों की पब्लिक के टुवर्ड्स द पब्लिक आप लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप उन्हें फ्रॉड करने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए अपने अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट कराना, तो उसके लिए एनसीएलटी की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। समझ में आया? एनसीएलटी समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर 408 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या होता है? कंपनीज एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ सिविल मैटर्स डिस्प्यूट होता है, कुछ सिविल डिस्प्यूट होता है, तो उसी कंप्लेंट फाइल होती है द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप नेक्स्ट अपील फाइल करते हैं इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। National Company Law Appellate Tribunal was constituted under Section 410 of the Companies Act 2013 for hearing appeals against the order of National Company Law Tribunals with effect from 1st June 2016. 2016 को उसमें establish हुआ। उस establishment के बाद अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कहां कंप्लेंट फाइल करेंगे? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। NCLT is also the appellate tribunal for hearing appeals against the order passed by the NCLT under section 61 of the Insolvency and Bankruptcy Code with effect from 1st December 2013. NCLT is also the appellate tribunal for hearing appeals against the order passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India under section 202 and 211। किस किस के लिए appellate tribunal की तरफ वर्किंग कर रहा है ये? NCLT and the Insolvency and Bankruptcy Board of India। NCLT is also the appellate tribunal to hear and dispose of appeal any direction issued or decision made or order passed by the Competition Commission of India as per the amendment brought to 410 of the Companies Act 2013 by section 172। ठीक है, किस किस के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ वर्किंग कर रहा है कि उनकी हियरिंग्स को डिस्पोज करेगा, रिमूव करेगा, उनकी हियरिंग्स को कंडक्ट करेगा, डिस्पोज करेगा अपील्स को। ठीक है, किस किस के अगेंस्ट? ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ कम्स टू द जुडिक्शन ऑफ एनसीएलटी। Jurisdiction of NCLT, the National Company Law Appellate Tribunal, is headed by the chairperson and consists of not more than 11 members। कितने हेडेड कौन कर रहा है? सिर्फ chairperson and not more than 11%। It is a higher law governing forum than NCLT. The Appellate Tribunal hearings appeal filed against the tribunal court orders. The appeal can be placed within 45 days। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच एनसीएलटी अनाउंसेस इट्स डिसीजन। एनसीएलटी ने जब डेट अनाउंस किया, सॉरी ऑर्डर अनाउंस किया, उसके विद इन 45 डेज
you can file your appeal with the NCLAT. All right. The appellate tribunal court goes through the evidence transferred from the tribunal, making changes or confirming the order given by the letter. This process happened within a time span of 6 months. एनसीएलटी अपनी अपील को डिस्पोज ऑफ कितने में करेगा? 6 मंथ्स में. उस पर फाइल कितने टाइम में कंप्लीट, अपील कितने टाइम में फाइल कर देंगे? विद इन 45 डेज. ऑलराइट, हेडेड बाय चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 11 मेंबर्स. अब डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रिब्यूनल ऑर्डर. आप एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे, आपने एनसीएलटी में फाइल कर दिया. अब आप एनसीएलटी में भी डिसीजन में भी सेटिस्फाई नहीं, आप नाउ यू हैव टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. Dissatisfaction with the tribunal orders. If a group or an individual to be satisfied with the order passed by tribunal court, it is obvious to move on the next only option, that is filing appeal to the appellate court. All right, where the decision of NCLT are reviewed and checked from the point of law and facts. The tribunal court is in the charge of findings and gathering evidence, while the appellate court decided case based on the already collected evidence. If the outcome is not satisfactory, even then one should approach the Supreme Court. आपको कुछ कंपनीज के मैटर में डिस्प्यूट था, आप एनसीएलटी गए, ठीक है, आपने वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, एविडेंस सपोर्ट किए, वहां पे एनसीएलटी ने अपना जजमेंट पास किया. एनसीएलटी ने अपना जजमेंट पास किया, आपको उस जजमेंट से, ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है. आपने विद इन 45 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, विद इन 45 डेज आपने अपील फाइल की एनसीएलटी. एनसीएलटी ने वही सारे डॉक्यूमेंट्स, वही सारे एविडेंस पास किए एनसीएलटी को. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उन एविडेंस को रिव्यू किया, उस ऑर्डर को रिव्यू किया. अगर उनके ओपिनियन में वो ऑर्डर सही था, तो वो उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे. 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ऑर्डर कंफर्म हुआ, या ऑर्डर सेट असाइड मीन कैंसिल, या ऑर्डर मॉडिफाई हुआ. कैंसिल हुआ अगर उन्हें कुछ लगता है कि एनसीएलटी से कुछ मिस्टेक हुई है, तो वो उसे वापस ऑर्डर करेगा कि आप इस मैटर को रिव्यू करो और इस जजमेंट को कैंसिल करो, ठीक है. या हो सकता है उसी ऑर्डर को कंफर्म कर दे, या उस ऑर्डर में कुछ चेंजेस कर दें, ठीक है. अब एनसीएलटी ने उन डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज किया, रिव्यू किया उन एविडेंस को. अब उन्होंने अपना जजमेंट पास किया. अगर आप एनसीएलटी के जजमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो यू शुड अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा विद इन 60 डेज. ऑलराइट, अब ऐसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट फ्री बैठा है कि आपने कुछ भी छोटे मोटे मैटर्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पर. सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स कंडक्ट करता है व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मैटर को एक्सेप्ट करता है, तो वहां पे उसके लिए क्या रीजन हुआ? देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई मैटर है, किसी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो ब्रीच हो रहे हैं, वो हर्ट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को एक्सेप्ट करेगा. ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया? हमने 3 चैप्टर को कंसिडर किया, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. आप लोग इन सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. चैनल के साथ कंटिन्यूली जुड़े रहिएगा. आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, लाइक टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन क्वेरीज, और बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है. सो एवरीवन, एंजॉय योर स्टडीज एंड थैंक यू.